रमन और राधा दोनों किसान थे। उनकी बेटी थी प्रभा। अब्बा अब्बा देखिए मुझे क्या मिला। दिखा। राधा ने अपनी बंद मुट्ठी खोली। ये तो पुराना सिक्का है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? यही अपने खेत में, शायद दादाजी का गिर गया होगा और अब जाकर मुझे मिला है। तभी राधा भी वहाँ आई। जरा दिखा। प्रभा ने वो सिक्का अपनी अम्मी को दिखाया। ये तो बहुत पुराना है। सुना है ऐसे पुराने सिक्के बड़ी अच्छी कीमत पे मिलती है। हाँ, लेकिन इसकी क्या कीमत होगी? इसका इल्म तो वहीं जाकर होगा। तो चलिए अब्बा वहीं चलते हैं। तीनों पुराने सामान की दुकान पर पहुँचे। रमन ने वो सिक्का दुकानदार को दिखाया। दुकानदार ने उस सिक्के को अच्छे से देखा। है तो ये असली। मैं इसके 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। 10,000? ठीक है, दे दो। 10,000 सुनते ही राधा और प्रभा बहुत खुश हो गए। पैसे लेकर तीनों दुकान के बाहर निकले। अब्बा अब्बा मुझे कुछ खिलौने और कपड़े खरीद दो ना। ठीक है मेरी बिटिया। अरे मेरे खातिर भी एक साड़ी खरीद लो ना। बस एक ही? मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पैसे मैं सेठ जी को लौटा दूं। जल्द से जल्द उनका कर्जा चुकता करना है। ठीक है। प्रभा ने अपने पसंद की फ्रॉक खरीदी और राधा ने साड़ी, और फिर कुछ खिलौने और मिठाई खरीदकर तीनों घर की जानिब लौट आए। मैं ये बचे हुए 9,000 सेठ जी को देकर आता हूँ। हाँ, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। सेठ अपने सोफे पर बैठा था। रमन उसके पास गया। ये लीजिए सेठ जी, ये 9,000 रुपए हैं। बाकी भी जल्दी लौटा दूंगा। हाँ ठीक है। अब आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करता है। लाओ 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 लाओ। रमन सेठ को 10,000 रुपए अदा करके चला गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने भगवान जी के रूबरू हाथ जोड़ लिए। ऊपर वाले का शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द से जल्द मेरा ये कर्ज चुकता करवा दो, ताकि मेरा ये पुश्तैनी घर फिर से मेरा हो जाए। आज तीनों बेहद खुश थे, क्योंकि उन्हें बगैर मेहनत के 10,000 रुपए हासिल हो गए थे। इस बात को अभी 1 माह भी नहीं हुआ था कि सेठ अपने मुलाजिमों के साथ रमन के घर गया। रमन, रमन। जी सेठ जी कहिए। देख, तेरे लिए हुए कर्ज का ब्याज 1 लाख रुपया हो चुका है और कर्जा 1 लाख, और तेरी बोली हुई मुद्दत भी खत्म हो गई है। लेकिन उस 1 लाख मुद्दत को तो मैंने आपको अदा कर तो दिया था सेठ जी। अरे वो तो तेरा ब्याज था। कुल ब्याज 2 लाख था, जिसमें से 1 लाख बचा है। ये तो नाइंसाफी है। अब जो भी है, कर्ज लेते वक्त तूने खुद ये करारनामे पर दस्तखत किए थे, जिसमें लिखा है कि मैं तुझे 1 लाख रुपए कर्ज दे रहा हूँ, जिस पर 2 लाख ब्याज होगा। कुल मिलाकर 3 लाख। और अगर तू मुझे ये पैसे नहीं लौटा पाया तो ये घर मेरा। सेठ जी, हम पर रहम कीजिए। ये घर ही हमारा सब कुछ है। ये तो मेरा कारोबार है बहन, और कारोबार में रिश्तेदारी नहीं देखता मैं। आप लोगों की मुद्दत खत्म होने में अभी भी 10 रोज है। 10 रोज में 2 लाख रुपए अदा कर दो और ये घर वापस हासिल कर लो। हैं? ये कैसे होगा सेठ जी? ये तो मुमकिन नहीं है। भाई अब तुम्हारा तुम जानो। सेठ हंसता हुआ वहाँ से चला गया। रमन के खानदान पर आफत आ चुकी थी। अब हमारा क्या होगा? क्या हमें ये घर छोड़ना होगा अब्बा? 10 दिनों में 2 लाख रुपए कहाँ से लेके आऊंगा? तीनों फूट फूट कर रो रहे थे। जल्द ही वो लोग बेघर होने वाले थे। सेठ ने वो करारनामा कागज अपने लॉकर में रख दिया। अब वो घर भी जल्दी मेरा होगा। प्रभा अपने घर को अच्छे से देखने लगी। उसे घर से जुड़ी पुरानी यादें याद आने लगी, और ऐसे ही चलते चलते वो स्टोर रूम में पहुंची। स्टोर रूम में धूल, मिट्टी और जालें थी। उन जालों के बीच का एक बक्सा चमक रहा था। प्रभा का तवज्जो उस बक्से पर गया। उस बक्से में क्या होगा? प्रभा ने वो पुराना बक्सा खोला तो उसके अंदर एक खूबसूरत चमकती पायल थी। पायल देखते ही प्रभा खुश हो गई। वाह, ये तो कितनी खूबसूरत है। प्रभा ने वो पायल अपने पैरों में पहन ली। पायल की छन छन उसे बेहद अच्छी लग रही थी। वो खुशी खुशी बाहर आई। अम्मी अम्मी देखो, ये पायल कितनी अच्छी है। राधा को वो पायल तो नजर आ रही थी, लेकिन उसकी बेटी नजर नहीं आ रही थी। प्रभा, कहाँ है तू? अम्मी, मैं यही तो हूँ, आपके रूबरू। ए जी, यहाँ आइए। क्या हुआ? मुझे प्रभा की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे अम्मी, मैं यही तो हूँ।
रमन, वो पायल देखिए। प्रभा, बेटा जरा पायल निकालो। ठीक है अब्बा जान। प्रभा ने वो पायल निकाली और फिर वो नजर आने लगी। ये जादुई पायल है। इसे पहनते ही प्रभा गैर मरई हो गई थी। ये पायल तुम्हें कहाँ से हासिल हुई? स्टोर रूम में एक बक्सा था, उसमें मिली अब्बा जान। जरूर हमारे अजदाद हमारी मदद करना चाहते हैं। ये जादुई पायल हमारी मदद कैसे कर सकती है? मेरे पास एक मंसूबा है। रमन ने राधा और प्रभा को अपना मंसूबा बताया और फिर एकाएक सब खुश हो गए, मानो उनकी सारी परेशानियों का हल मिल गया हो। उस रात राधा, रमन और प्रभा तीनों सेठ के घर के बाहर पहुँचे। बेटा तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ अब्बा जान, मैं कर लूंगी। और फिर प्रभा ने वो जादुई पायल पहनी और सेठ के घर के अंदर दाखिल हो गई। सेठ अपने बिस्तर पर तन्हा सोया था। प्रभा उसके कमरे में दाखिल हुई और जोर जोर से पैर पटककर यहाँ वहाँ चलने लगी। उसकी पायल जोर जोर से बज रही थी। पायल का शोर सुनकर सेठ की नींद खुली। वो यहाँ वहाँ देखने लगा और तभी उसे चलती हुई पायल नजर आई और वो खौफजदा हो गया। कौन है? कौन है? मैं रमन की माँ हूँ। तू मेरे बेटे का घर छीनेगा? तेरी इतनी मजाल। सेठ को बस प्रभा की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे लगा कि वो कोई भूत है। जादुई पायल की वजह से प्रभा गैर मर रही थी। मुझे वो घर नहीं चाहिए। मैं कल ही सारे कागजात रमन को लौटा दूंगा। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। सेठ डर से रोने लगा। इस मर्तबा मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर अगली मर्तबा तूने मेरे घर पर नजर डाली तो तेरा खून पी जाऊंगी। मैं ख्वाब में भी रमन की जायदाद पे नजर नहीं डालूंगा, माफ कर दो। प्रभा दरवाजे की जानिब चल पड़ी। सेठ को तो बस पायल ही नजर आ रही थी। सेठ के घर के बाहर रमन और राधा प्रभा का इंतजार कर रहे थे। फिर तीनों अपने घर चले गए। अब्बा, वो सेठ तो डर के मारे कांप रहा था। क्या वो घर के कागजात लौटाएगा? हाँ बेशक। रमन का मंसूबा कामयाब रहा। अगली सुबह सेठ रमन के घर आया। रमन, भाई रमन। अरे सेठ जी, इतनी सुबह आप यहाँ? सेठ ने रमन को वो कागजात दे दिए। मुझे माफ कर दो, मैं धोखे से तुम्हारे घर पे कब्जा करना चाहता था। माफ कर दो भाई, ये लो, वरना तुम्हारी अम्मी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। सेठ ने हड़बड़ी में वो कागजात रमन को दे दिए और वहाँ से दम दबाकर भाग गया। उसके जाने के बाद राधा, रमन और प्रभा तीनों जोर जोर से हंसने लगे। आखिर उन्हें अपना घर मिल ही गया, जादुई पायल की बदौलत।